बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। एक तो आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मिलिट्री कोर्ट के हवाले से समाअत हुई है। हामिद खान साहब ने आज अपने दलाइल का आगाज़ किया दोबारा और आज अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। बड़ी अहम जो आर्गूमेंट्स थे उनके और बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं, वो मैं आज आपके सामने डिटेल में रखता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं इस निज़ाम को, इस सिस्टम को, इस हुकूमत को, ये जो मैंडेट चोर हुकूमत है, इसको टफ टाइम दे पा रही? क्यों नहीं इमरान खान साहब के हवाले से कोई नई हिकमत अमली बना पा रही? क्यों ग्रैंड अलायंस अभी तक सही मुकम्मल तरीके से बना नहीं है और क्या चीजें बाकी रह गई हैं? कितने के इख्तियारात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है इनके पास मौजूद है? क्या उनके पास कोई डिसीजन विल नहीं है कि वो इमरान खान साहब के हवाले से अडियाला जेल के बाहर कैंप लगा सकें, एहतजाज कर सकें, कोई रैली निकाल सकें, कोई किसी किस्म का भी मतलब कि लीगल जो वेज हैं वो तो इस्तेमाल करती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। और आगे अदालतें बैठी हैं, उनमें जजेस अपने लॉन्च कर दिए गए हैं ताकतवर की जानब से, इस सिस्टम की जानब से, इस हुकूमत की जानब से। तो वो इनको रिलीफ देते हुए भी नजर नहीं आ रहे, इनको लिंगर ऑन करते हुए नजर आते हैं। लटकाया हुआ है उन्होंने तारीख पे तारीख, बल्कि इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ जो है वो नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मिल रहा हो या इमरान खान साहब के लिए कोई अदलिया से रिलीफ अभी तक बड़ा नजर आ रहा हो। तो सबके ऊपर बात करनी है, लेकिन आपको मैं एक क्लियर कर दूं चीज कि आज ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है पार्लियामेंट का और जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो स्पीच करेंगे। ऐसा क्या पाकिस्तान में कुछ नया मतलब कि हो गया है कि ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है? और दूसरा, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ये मोहतरम 47 फार्म की बदौलत आज प्रेसिडेंट हैं और ये आगे जो पार्लियामेंट बैठी है इसमें भी आधे से ज्यादा लोग, सारे नहीं आधे से ज्यादा लोग फार्म 47 की पैदावार हैं और इनसे स्पीच होनी है। वहां पे आर्मी चीफ भी मौजूद हो सकते हैं, एयर चीफ भी मौजूद हो सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हो सकते हैं और ये सारा आज आपने देखना है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो अपोजिशन है, जिसमें बाकी जमातें भी है, उन्होंने क्या लाया अमल इख्तियार किया? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी भी अपोजिशन में मौजूद है ये बैठ के खामोशी के साथ सदर जरदारी साहब का लेक्चर सुनेंगे, खिताब सुनेंगे, या बाकी साहिबान जो खिताब करेंगे वो सुनेंगे, या दमादम मस्त कलंदर होगा, या एहतजाज किया जाएगा, अपोजिशन की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज जो सेशन होने जा रहा है पार्लियामेंट का, इसमें एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, तीनों सर्विसेज के चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद होंगे और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हेड हैं वो भी वहां पे मौजूद होंगे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन भी वहां पे मौजूद होगी, हुकूमत भी मुकम्मल होगी, शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे मौजूद होंगे, आर्मी चीफ साहब वहां पर मौजूद होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ने ये लाया अमल तैयार कर लिया है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देगी। इस सेशन में एहतजाज करेगी, हुल्लड़बाजी होगी और नारे लगाए जाएंगे और बिल्कुल किसी को स्पीच करने नहीं दी जाएगी आसानी से। किसी शख्स को भी, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे कोई और वहां पे स्पीच कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, उसको स्पीच नहीं करने दी जाएगी आजादाना तौर पे। तो देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मजबूती के साथ अपोजिशन करती है और किस तरीके से टफ टाइम देती है सदर जरदारी को, प्राइम मिनिस्टर को, और वहां पर ताकतवर लोग भी मौजूद होने हैं। तो ये सारा एक जो 2 बार इजलास बुलाया गया पार्लियामानी कमेटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें यह लाया अमल तैयार कर लिया गया कि किस तरीके से आज डील करना है। तो जो एक लाया अमल तैयार किया गया, तो जाहिर है हुकूमत की जानब से भी लाया अमल तैयार किया गया होगा कि इनको गैलरी में आने देना है या नहीं आने देना है, इनको अपोजिशन के बेंचेस पे बैठने भी देना है, यानी इनको हॉल में इन होने देना है, यानी कई दफा ऐसा हुआ है कि हॉल से बाहर निकाल दिया गया, इन नहीं होने दिया गया। तो ये चीजें भी आगे डिसाइड हो चुकी होंगी। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इमरान खान साहब तो बैठे हैं अडियाला जेल में और इमरान खान साहब का बाहर अपना रिश्तेदार तो ऐसा कोई मौजूद नहीं है जिसके हवाले वो अपना कोई बड़ा ओहदा कर देते, चाहे वो केपीके का सीएम हो, ये ओहदा हो, चाहे कोई अपोजिशन लीडर का ओहदा हो या कोई भी। इमरान खान साहब की तो फैमिली में कोई ऐसा नहीं है। उनके जो बहनोई हैं वो भी बुजुर्ग हैं और बहनें भी बुजुर्गी के आलम में वो पूरा अपना किरदार अदा करती नजर आ रही हैं, पूरा सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। वाइफ जो है वो भी अपना किरदार नजर अदा कर रही है। लेकिन इमरान खान साहब के पास पीछे कोई ऐसा मर्द नहीं है जो बिल्कुल ग्रेट किस्म का किरदार अदा करता हुआ नजर आए। अब ये जो हुकूमत के साथ गुडी गुडी चल रही है, जो इमरान खान साहब कई दफा बात कर चुके हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई सब गुडी गुडी चल रहा है, बस अंदर आके मेरे कानों में नए वलवले और नए जोश भर दिए जाते हैं कि हमने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ। कोई टफ टाइम नहीं दिया हुआ जनाब, सब अपने ओहदे एंजॉय कर रहे हैं और अदालतों की तरफ ये जाते हैं, अदालतों में केसेस लड़ रहे हैं। और अदालतें क्या है? अदालतें इस टाइम कंप्रोमाइज हैं, अदालतें इस टाइम कंट्रोल्ड हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ताकतवर ने अदालतों को घेरे में लिया हुआ है। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये एक नया मतलब के इंकिशाफ हुआ है और सदीक जान साहब है, उन्होंने बड़ा ग्रेट इंकिशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जो उम्र है इसको 70 साल करने जा रहे हैं और अगर ये 70 साल कर दी जाती है उम्र, यानी कि चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से, तो फिर जनाब होगा ये कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी खान साहब जो हैं ये 2035 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। बिलाखिर फैसला फिर सड़कों पर ही होगा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ के जो कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने इंसाफ देना है उनको कुर्सियों पे चिपका दिया जा रहा है, समद बॉन्ड लगा के 10-10, 20-20 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। जैसे आर्मी चीफ को 5 साल की एक्सटेंशन
कानून बन चुका है, दे दी गई है, एक जो अमेंडमेंट नहीं बल्कि एक बिल के जरिए। तो ये इस तरह चल रहा है, तो फिर इंसाफ कहां से मिलेगा? फिर सड़कों पर ही आएगा, और सड़कों पर जब लोग आएंगे तो मामला आपके सामने, गोली से भी ये कतराते नहीं है, गोली चला देते हैं, और चलाई हैं गोलियां, कत्ल गारत करने में इनको मजा आता है। पाकिस्तान के नौजवानों के साथ खून की होली खेलने में इनको मजा आता है, और इन्होंने खेली है खून की होली। 26 नवंबर आपके सामने है, मॉडल टाउन आपके सामने है, और कई वाकयात ऐसे हैं जो दब गए हैं, वो आपके सामने है। फिर बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जिस तरीके से मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, ये भी एक किस्म की खून की होली खेली जा रही है। तो जो इस टाइम इंसाफ का म्यार ये है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर नजरें लगाई बैठी है। कोई शख्स यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दुनिया का कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। 2 साल पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक डेनमार्क की कंपनी है, वो यहां पर $2 अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्ट की तैयारी कर रही थी, सोच विचार कर रही थी, मामला तय हो रहे थे। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो उसी डेनमार्क की कंपनी ने मोदी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, $5 अरब की इन्वेस्ट कर डाली है। अब जब पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान का कैपिटल, सारे का सारा कंटेनर स्थान बना हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर लगाए थे, और उनको भी इस चीज का आइडिया होगा कि पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं है, हमारी इन्वेस्ट का कोई हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, हमारा सब जाया हो जाएगा। तो आज उन्होंने मोदी के साथ जाके, भारत के साथ जाके $5 अरब की इन्वेस्ट कर दी है। तो ये पाकिस्तान में इंसाफ इस तरीके से मिल रहा है कि लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं, रोमर्स हैं, क्या सिराइयां हैं, और आपस में गुथम गुथा हुए हैं। अब शेर अब्दुल मर्द खान साहब की स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफशार का शिकार है, ईद के बाद एहतजाज होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है, इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ईद के बाद एहतजाज होना है। अली अमीन गंडापुर अपने मिसाइल में घिरा हुआ है और मुझे इन्होंने निकाल दिया है, ऐसे में कौन है जो जान पर खेल कर लोगों को निकालेगा? मतलब कि शेर अब्दुल मर्द साहब ये समझते हैं कि मेरे अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स नहीं है जो लोगों को निकाल के एहतजाज रैली धरने में ला सकता है। इससे पहले जितने जलसे, जुलूस, धरने, रैलियां और एहतजाज हुए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ शेर अब्दुल मर्द साहब ने लीड किया है और यही लेके आए हैं। इनको इसके अलावा यानी कि हर तरफ मैं ही नजर आती है कि मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है। शेर अब्दुल मर्द साहब की ये स्टेटमेंट कूड़े के दान में जानी चाहिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अब ये निकाले जा चुके हैं और इनको गुस्सा इस बात का है कि मुझे क्यों नहीं मतलब के जगह दी गई और इमरान खान साहब ने मुझे क्यों निकाला है, और ये भी अभी उसी लिस्ट में शामिल है, मुझे क्यों निकाला वाली में। अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जानब, और जो पहले हामिद खान साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे, तारीख के लेवल पे रिमार्क्स थे, तारीख दलाइल दिए थे कि तारीख कब शुरू होती है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और किस किस ने मिलिट्री कोर्ट्स कब कब बनाई गई और कितने अरसे के लिए बनी, ये पिछली समात में उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। आज उन्होंने फिर रावलपिंडी बार केस में फौजी अदालतों के हवाले से उन्होंने बात की है कि 21वीं तरमीम चैलेंज की गई थी, आज भी मेरे दलाइल इस हवाले से होंगे। किसी भी हालात में सिविलियंस को इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स जो है, फौजी अदालतें आईन तरमीम के बगैर कायम नहीं की जा सकती हैं। फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम पर असूल तयशुदा है, और वो क्या है कि फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत के लिए हो सकती है। पहले भी हुई है जब एपीएस अटैक हुआ था, आपको आइडिया है। जमाल खान मंदोखेल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एफबी अली केस में तय हुआ कि आर्मी एक्ट फौज के मेंबरान के लिए बना, मगर एफबी अली में भी ये कहा गया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन डी इस मकसद के लिए नहीं बना। अब तनाज़ा ये है कि वो कह रहे हैं कि एफबी अली केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाजत थी, आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं है। तो यहां पर फिर मोहम्मद अली मदर साहब के भी मार्क्स आए हैं, वो भी आपको बता दें। लेकिन हामिद खान साहब ने जो आगे से जवाब दिया वो सुन ले कि फौजी अदालतों के हक में दलाइल देने वालों का इंकसार आइन के आर्टिकल 83 पर है। एफबी अली में कहा गया कि पार्लियामान इस मामले पर 2 साल में रिव्यू कर सकती है, मगर आज तक पार्लियामान इस मामले पर कुछ नहीं किया। और जमाल खान मंदोखेल साहब के हवाले से मैं आगे उनके रिमार्क्स हैं वो भी बताता हूं। इसके ऊपर कहा गया कि तारीख ये नहीं कि फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल किया गया है या कोई इस तरह की तारीख हमें नजर आती नहीं है कि पहले भी हुआ है, लेकिन तनाज़ा क्या है? तनाज़ा वो ये है कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं। मसला ये है कि आर्मी एक्ट के तहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो ये ट्रायल कहां होगा? इस एक्ट का दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ा सकता है या नहीं है, बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। असल तनाज़ा ये है, यानी कि अगर सिविलियंस कोई जुर्म करते हैं तो उसका कहां पर मतलब कि ट्रायल होगा। आर्मी के हवाले से अगर कोई उनके ऊपर एक्ट लग रहा है तो फिर भी हामिद खान साहब ने क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दलाइल में आइन के आर्टिकल 173 को बयान करूंगा। आइन के आर्टिकल में वाज़ह लिखा है कि अदालत एग्जीक्यूटिव के से अलग होती है, एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं होती। अदालतें जुडिशरी जो होती हैं वो एग्जीक्यूटिव से अलग होती हैं। तो यहां पर फिर जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि आप ये बताएं कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलग किसने करना था? आर्टिकल 1753 के तहत अदलिया एग्जीक्यूटिव से खुद ब खुद अलग तस्वर होगी, ये आप कह रहे हैं, या अदलिया के एग्जीक्यूटिव से अलग होने की डिक्लेरेशन अदलिया देगी या पार्लियामान देगा?
तो आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं। अहमद खान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट डिक्लेयर करे कि अदलिया एग्जीक्यूटिव से अलग है। तो यहाँ पर फिर मोहम्मद अली जो है मदर साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरीती फैसले में कहा गया कि फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 1753 के जिम्रे में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फौजी अदालतों को तारीखी तनाज़ुर में देखा गया है। इसके अलावा जमाल खान मंदोखेल साहब फिर इसी के ऊपर बात करते हैं कि आपके मुताबिक आर्टिकल 175 के 3 के तहत अदलिया खुद ब खुद एग्जीक्यूटिव से अलग तस्वर होगी, तो इसका मतलब है कि इस आर्टिकल के 14 साल बाद फौजी अदालतें फौज के मेंबरान के लिए भी कायम नहीं रह सकती। फौजी अदालतें सिर्फ फौज के मेंबरान के लिए कायम रह सकती हैं। अहमद खान साहब ने कहा है इसका सिविलियंस के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो मोहम्मद अली मदर साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आप ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मुतवाज़ी अदालती निज़ाम है। ये बहुत अहम है कि इस मामले पर आर्टिकल 173 को वाजिया होना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब इसके ऊपर रिमार्क्स दे रहे थे। फिर ये केस जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया कल के लिए। आज आमिर खान साहब ने दलाइल अपने मुकम्मल कर दिए हैं। आर्टिकल 1753 का उन्होंने हवाला दिया है और उस हवाले से बिल्कुल क्लियर डिक्लेरेशन आइन की रूह के हिसाब से बताया कि एग्जीक्यूटिव और अदालती निजाम ये अलग अलग है और जो सिविलियंस का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता है। अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब हैं, उन्होंने कल जो है वो दलाइल देने थे लेकिन उन्होंने टाइम लिया है। आप जवाब के लिए कितना टाइम लेंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार था, बहुत से अहम नुकात सामने आए हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है, ये हुकूमती वकील हैं तो वजारत दिफा के, इन्होंने कहा कि 1 हफ्ता तो लग जाएगा। अब 1 हफ्ते के लिए इनको टाइम चाहिए और ये केस पोस्टपोन हो गया है। आगे चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि शेख वकास अकरम जो है वो फवाद चौधरी के खिलाफ आगे हैं। उन्होंने फवाद चौधरी को 1 अरब हर्जाने का नोटिस भेजा है। फवाद चौधरी हुसैन साहब जो है 14 दिन के अंदर अवामी तौर पर माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो फिर कानूनी कार्रवाई का मैं हक रखता हूं और वो फिर शुरू की जाएगी। फवाद चौधरी ने शेख अकरम के बारे में झूठे, बेबुनियाद और तौहीन आमेज बयानात मीडिया पर नशर किए। ये असल जो है नोटिस है, उसमें इल्जाम है। फवाद चौधरी ने अपने ऑफिशियल जो सोशल मीडिया है एक्स और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पर शेख वकास के बारे में बेबुनियाद और झूठे इल्जाम आयद किए हैं। तो जाहिर है उनको हर्जाने का नोटिस चला गया। अब क्या जवाब आता है फवाद चौधरी साहब का, ये देखते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मामलात इतने आसान नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिले, और ये बिल्कुल क्लियर बात है। ताकतवर ये सोच चुका है, ताकतवर ये समझता है कि इमरान खान साहब अब बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान साहब अगर बाहर आना होता तो अदलिया को कंट्रोल ना किया जाता, अदलिया के जजेस को कंट्रोल ना किया जाता। जजेस इस टाइम खुद इंसाफ के मतलाशी हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।